नमस्कार, मी सरिता कौशिक. झिरो आवरमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज तुम्ही हे बघून ओळखलंच असेल की झिरो आवर परत एकदा ग्राउंड झिरोवरून आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज चौथ्या टप्प्याचं मतदान पार पडतं आहे आणि प्रत्येक मतदानाचा टप्पा पार पडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्रात आलेले आहेत आणि आज सुद्धा गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्रात आहेत. नंदुरबार आणि धुळे इथं त्यांच्या सभा आहे. कसा आहे अमित शहांचा प्रचार हे तर आपण आज बघणार आहोतच, पण ग्राउंड झिरोवर आम्ही खास आलो आहोत ते म्हणजे तुमचे प्रश्न त्यांच्यापर्यंत नेण्यासाठी. अनेक प्रश्न मतदाराच्या मनात आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं खास ग्राउंड झिरोवरून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न आज करणार आहोत. जी, आपका स्वागत है एबीपी माझा में. आप महाराष्ट्र में हैं और क्या लग रहा है आपको, देश का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नॉर्थ ईस्ट सभी जगह जाकर आया. पूरा देश एक मन बनाकर बैठा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और इस बार पूर्व और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है. हम बंगाल में बढ़ेंगे, उड़ीसा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ेंगे, हम तमिलनाडु में भी बढ़ेंगे और केरल में भी अपने अकाउंट ओपन करेंगे. इसमें कोई शक शुबह नहीं है कि 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. महाराष्ट्र में आपको क्या हाल नजर आ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की. एक आध दो सीट छोड़कर मुझे नहीं लगता कहीं हम तकलीफ में हैं. एक दो सीटों पर भी संघर्ष और एक आध सीट आ भी सकती है. नहीं, अमित भाई, आप ही नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी, आपके सारे अलाइज, ये सारा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं. लेकिन जिस तरह की 2014 और 2019 में मोदी वेव दिख रही थी, सामने दिख रही थी, वैसी वेव आज आपको लग रही है देश में है? वेव उससे भी बड़ी है. सवाल यह है कि वेव के सामने कोई क्रेडिबल संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वेव की इफेक्ट नहीं होती. जब संघर्ष होता है तो जय पराजय और वेव दोनों बहुत स्पष्ट दिखते हैं. अभी इंडी अलायंस के नेता अपना नेता ही तय नहीं कर पाए, नीति ही तय नहीं कर पाए. अब मुझे बताइए, राहुल गांधी कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, उद्धव ठाकरे जी इनसे सहमत नहीं. नाना पटोले कहते हैं कि हम राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण करेंगे. अरे पटोले साहब, जहां स्वयं राम बैठा है उस जगह को आप क्या शुद्ध करोगे? राम की उपस्थिति ही हमारे देश में पवित्र मानी जाती है. इन लोगों को ना देश के संस्कार की जानकारी है, ना उसको आगे बढ़ाना चाहिए. अमित भाई, अगर हम देखें तो कुछ जो आपके मित्र थे वो महाराष्ट्र में अब महायुति में चले गए हैं, वो आपके सामने हैं. जो सामने थे वो आपके साथ आ गए हैं. कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक कंफ्यूजन है मतदाता के मन में. देखिए, 2015 में भी उन्होंने प्रयास करा था मुख्यमंत्री बनने का, हमसे अलग होकर चुनाव लड़े, हार गए. फिर उन्होंने कहा हमारा पुराना अलायंस है ये वो, हमने साथ में लिया. उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया था कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे. सारे प्रचार का साहित्य इस प्रकार से, मैं उद्धव जी, मोदी जी, उद्धव जी, कई सभाओं में मैंने, मोदी जी ने, देवेंद्र जी ने ये सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति में स्पष्ट किया है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे.
अब चुनाव के बाद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने का मोह आया, हम कुछ नहीं कर सकते, उनका व्यक्तिगत फैसला है। परंतु बाला साहब के सिद्धांतों को छोड़कर जब वो जमीन पर निकले हैं, उनको लंबे समय तक टिकना दिक्कत आएगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र का मतदाता ये जरूर पूछता है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होता है और शरद पवार जी और कांग्रेस विरोध करते हैं, उनके साथ आप बैठे हो, तो आज बाला साहब की आत्मा दुखी होती होगी या नहीं होती होगी, ये बात जरूर पूछते हैं। जो उनके लिए एक सिंपैथी है महाराष्ट्र में, इस तरह का एक परसेप्शन जो तैयार किया जा रहा है वो सच नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? मीडिया के कुछ तबके नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर चुनाव तो कौशिक जी एक एक वोटर तय करता है, नैरेटिव तय नहीं कर सकता, और वोटर ने मन बना लिया है कि वो मोदी जी के साथ। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां तोड़ने का आप पर आरोप लगता है, आपने तोड़ा है, दंडित किया है, क्या किया है या कुछ भी नहीं किया? मुझे बताइए, अगर शरद पवार जी बेटी की जगह अजीत पवार को नेता बना दे तो एनसीपी टूटती क्या? और उद्धव ठाकरे बेटी की जगह एकनाथ शिंदे को प्रमोट करते तो शिवसेना टूटती क्या? इनके बेटे बेटी के मोह ने इनकी पार्टियां तोड़ी है और आरोप हम पर लगा रहे हैं। जो अजीत पवार कह रहे हैं उस पर से ऐसा लगता है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं उससे लगता है कि क्या शरद पवार जी आपके साथ में इसके पहले सरकार बनाने के लिए आकर बातचीत करके गए हैं? देखिए, कई बार बात हुई थी मगर बात परवान नहीं चली। शरद पवार जी ने अभी फिलहाल में एक और बात कही कि सारी रीजनल पार्टीज जो है वो कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। वो जानते हैं कि सुप्रिया सुले जी पार्टी को बहुत समय आगे नहीं ले जा सकती, इसलिए वो भूमिका बना रहे हैं। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भाजपा के लिए और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, लेकिन मंदिर का मुद्दा लोगों को लगा था कि आप राम की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मंदिर का मुद्दा कहीं चुनाव में पीछे पड़ गया ऐसा? देखिए, सिर्फ मंदिर का मुद्दा नहीं, अब नाना पटोले जी मंदिर के शुद्धिकरण की बात करते हैं, राहुल बाबा, उद्धव जी और शरद पवार जी प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, तो जनता को लगता है कि वोट बैंक की लालच में ये लोग राम को सम्मान देना नहीं चाहते, इसके कारण ये मुद्दा बना। आप एक तरफ जो है वो जो कांग्रेस है, जो इंडी अलायंस है, वो शरिया लॉ की बात कर रही है, मुस्लिम वोट उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं, मुस्लिम और दलित समाज एक हो गया है ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप है जो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने राम पे नाम पर वोट कभी नहीं मांगा, हमने स्मरण करा है कि हमारा एक वादा था, वो हमने पूरा किया। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में एक नया विश्वास भरने का काम किया। गरीब को घर, घर में बिजली, घर में शौचालय, घर में नल से जल, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री, स्वास्थ्य की और गैस, ये सारी चीजें आज 60 करोड़ गरीबों को आजादी के 70 साल के बाद उपलब्ध हुई। मुंबई ही देख लीजिए, सागरी सेतु से लेकर ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाले 25 साल के मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में महासमृद्धि मार्ग से अनेक काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाए। हमारा देश की जनता से वोट का अपील है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है, धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा किया है,
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा मजबूत किया है। हमने देश को समृद्ध बनाया है। मोदी जी 11वें नंबर के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लेकर आए और हमें विश्वास है कि 2 साल में हमारा अर्थतंत्र संसार में 3रे नंबर का अर्थतंत्र। तो जनता के काम भी बहुत, स्टार्टअप ले लीजिए, डिजिटल इंडिया ले लीजिए, भारत नेट ले लीजिए, भारत माला ले लीजिए, गति शक्ति ले लीजिए, वंदे भारत ट्रेनें ले लीजिए, नए बनते हुए रेलवे स्टेशन दे। एक बजट में 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, जो कांग्रेस के 10 साल के बजट जितना है। ये डेवलपमेंट के काम देश की जनता, युवा, किसान, महिला और गरीब भी देख रहा है। जो अमेठी के हार के बाद में राहुल गांधी जी वायनाड चले गए, लेकिन इस बार फिर से रायबरेली आए हैं। ये कॉन्फिडेंस वापस कांग्रेस को आया है। देखिए, अगर वो शुरू से घोषित करते कि मैं वायनाड और रायबरेली दोनों लड़ूंगा, तो मैं इसको कॉन्फिडेंस मान सकता था। वायनाड का चुनाव समाप्त हुआ तब तक आपने गोपनीय रखा। जब सर्वे आने लगे पोस्ट पोल कि वहां गड़बड़ है, तो फिर तो रायबरेली मजबूरी है। आपने कल राहुल गांधी को 5 सवाल पूछे थे, उनके साथियों से आप कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं तो जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इन्होंने देश की जनता को जवाब देना चाहिए। एक कांग्रेस नेता है जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास अनुभव है। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता है कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया। 130 करोड़ का देश, एटॉमिक पावर भारत, क्यों किसी से डरेगा? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और वो हमेशा के लिए भारत का है। ये लोग एटम बॉम्ब के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक और विवाद छिड़ा है केजरीवाल जी के आने के बाद से, बाहर जब से वो आए हैं। एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो है 75 साल की उम्र का, जिसका जवाब आप दे भी चुके हैं। लेकिन अब नेचुरल जो विरासत किसकी है मोदी जी के बाद में भाजपा की? आपका नाम उन्होंने, देखिए, अभी 5 साल तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 29 के बाद भी हमारे चुनाव का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ही करें। तो केजरीवाल को खुश होने का कोई समाचार यहाँ से नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को युति में आ जाना चाहिए, ये जो कहा था मोदी जी ने, तो क्या सही में अगर कभी उद्धव जी या कभी शरद पवार आप लोगों के साथ आना चाहे तो आप उन्हें? कोई सवाल नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है और संभावनाएं भी नहीं। लेकिन अगर आते हैं तो, क्योंकि इस बार आप सबको ले रहे हैं। देखियो, बातें जो और तो से नहीं होती, राजनीति में वास्तविकता के आधार पर नहीं है, दूर दूर तक ऐसी संभावना। जब भी चुनाव आता है तब हम देखते हैं कि मुंबई में खास करके मराठी विरुद्ध गुजराती और खासकर महाराष्ट्र में एक एंटी गुजरात सेंटिमेंट सामने लाने की कोशिश होती है। मगर ऐसा होता है, देश भर में गुजराती लोग वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ रच बस कर रह रहे हैं। मुंबई में तमिलनाडु के भी लोग हैं, आंध्र के भी लोग हैं, केरल के भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के भी लोग हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई की जनता अच्छे से जानती है। जो फिलहाल महाराष्ट्र में खासकर हम देख रहे हैं कि जाति जाति में राजनीति बंटवारे का काम हुआ है। पिछले पूरे साल 1.5 साल से समाज जो है वो मराठा वर्सेस ओबीसी हो, मराठा वर्सेस अब हम बंजारी देख रहे हैं पंकजा मुंडे के केस में। कई इस तरह के जात जात में बटा हुआ समाज चुनाव के समय में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से निकले हुए नेता
हमेशा से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मगर विगत 10 साल में मोदी जी की डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों अब चुनावी हथियार नहीं रहे, चुनावी बोझ बन गए। हाल ही में नजर आ रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी बंधु जो है, ओवैसी ब्रदर्स जो है, वो भी हिंदुओं के साथ में, के पक्ष में बात कर रहे हैं हैदराबाद में। चलिए, अच्छी बात है, मेरी तो जानकारी में नहीं है, मगर कर रहे हैं तो स्वागत है। हैदराबाद में आप क्या देखते हैं? बहुत ही तगड़ा कैंडिडेट आपने सामने दिया है माधवीलता के स्वरूप में, और किस तरह से उस चुनाव को आप देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम वोट को एलिनेट बहुत ज्यादा हद तक देश में करने की कोशिश। देखिए, डॉक्टर माधवी ओवैसी जी को बहुत तगड़ा फाइट दे रही है और मुझे विश्वास है कि इस बार हैदराबाद की जनता परिवर्तन करेगी। आपको लोग चाणक्य कहते हैं बीजेपी का। आप किस तरह से, ये रणनीतिकार जो आप है, वो किस तरह की रणनीति आप बनाते हैं कि बीजेपी क्या आपकी प्रोसेस है, हम समझना चाहते हैं। देखिए, ये ठीक नहीं है। मेरे 100 जीवन भी इकट्ठा कर ले तो भी मैं चाणक्य नहीं बन सकता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और जहां तक रणनीति का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ से कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। हमारे बड़ों से, हमारे नेताओं से जो सिखाए वही मैं करता हूँ, नया कुछ नहीं। एक आपका और नरेंद्र मोदी जी का एक कॉम्बिनेशन हम गुजरात से देखते आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन इतना इंटैक्ट रहना सालों साल बहुत ही डिफिकल्ट है और कोई और उसे लांग नहीं पाता है। ये क्या रिश्ता है आपका? ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये क्या केमिस्ट्री है? देखिए, रिश्ता एक नेता और कार्यकर्ता का जो होता है वो ही मेरा और मोदी जी का है। मोदी जी मेरे नेता है, मैं उनके साथ काम करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी में सभी लोग बैठकर चुनाव हो या सरकार की नीतियां तय करनी, मोदी जी सबको पूरी लिबर्टी देते हैं। सब लोग बैठकर सोच विचार कर मोदी जी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको मोदी जी फाइनल शेप देते हैं। हम आपको लगातार चुनाव में देश के हर स्टेट में देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा पर्सनल है ऐसा मैं कहूंगी, आप जवाब देना चाहे तो दीजिए, लेकिन आप डिस्ट्रेस कैसे होते हैं? आम लोग जो है वो म्यूजिक सुनते हैं या कुछ, आप परिवार के साथ आप कैसे डिस्ट्रेस होते हैं? देखिए, मेरे भी कई निजी शौक है, मगर जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मैं इसको सार्वजनिक नहीं करूंगा। परंतु अंततोगत्वा कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता भी मनुष्य होता है, तो मैं भी एक सामान्य मनुष्य। महाराष्ट्र की जनता के लिए आपका कोई विशेष संदेश? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी ने अपनी यंग एज में अस्थिरता की राजनीति शुरू की। इसका अंतिम एपिसोड उद्धव जी का सिद्धांतों के साथ समझौता है। मैं महाराष्ट्र की जनता को अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करिए। देश को एक मजबूत सरकार चाहिए जो देश को सुरक्षित करे, समृद्ध करे और विश्व में अपना सम्मान प्राप्त करने की स्थान पर पहुंचाए। मोदी जी के अलावे आज कोई नहीं कर सकता। तो मैं महाराष्ट्र की जनता को अपील करना चाहता हूं, बढ़ चढ़कर वोटिंग करिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि लोगों ने आपको क्यों मतदान करना चाहिए, ये आपने कहा। उद्धव ठाकरे या शरद पवार या महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों वोट ना दे? देखिए, सबसे पहले इनका नेता कौन है? ये चुनकर आएंगे तो देश कौन चलाएगा? महाराष्ट्र के एक नेता ने कह दिया बारी बारी चलाएंगे, तो ये परचूरन की दुकान है क्या?
कोरोना जैसी महामारी में आतंकी हमलों के सामने और विश्व के पटल पर कूटनीति के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कौन करेगा? वो जवाब तो दे। उनके पास नेता ही नहीं। मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी। और ये 10 साल में पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कल ही आपको उद्धव जी ने अपने भाषण में आपको मोदी जी को कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, साथ ही में वो आपको भी लगातार कुछ अलग अलग नाम देते रहते हैं। चलिए, तो अब जनता तय करेगी उद्धव जी ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में कोई विरोध के लिए अपने स्तर का प्रदर्शन करे, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे बात की। थँक यू। देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबर चर्चा आपल्याला अशीच पुढे सुरू ठेवायची आहे, मात्र आता वेळ झाली आहे एका ब्रेकची। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।